नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और सत्ता के संग्राम के साथ मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश की 28 और उत्तर प्रदेश की 7 और छत्तीसगढ़ की 1 मरवाही सीट पर उपचुनाव हुआ है, जिसकी मतगणना लगातार जारी है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं 9 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट पर बसपा ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। इधर मरवाही की अगर बात करते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव आगे चल रहे हैं। तो वहीं प्रदेश से लगे हुए प्रदेश की भी बात कर लेते उत्तर प्रदेश की, जहां पर 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर बस सपा और 1 पर अन्य आगे चल रही है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पे तकरीबन सभी 243 सीटों के रुझान सामने हैं और इनमें महागठबंधन जिस तरह से पहले बढ़त बनाते हुए अब पीछे दिख रही है, वही तेजस्वी जिस तरह से 108 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो वहीं एनडीए 121 सीट पर आगे चल रही है। एलजेपी की अगर बात करें तो इसने 3 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी है। तो सत्ता का संग्राम किसके नाम रहेगा, इस पर विस्तार के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ पैनल स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी। जुड़ गए सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के.एच. श्राइनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्राइनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चैनल हेड एस.पी. त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो सिसोदिया जी, सबसे पहले आप ही उनका रुख करते हैं। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, तो वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि हर तरफ से खुशखबरी आप ही लोगों के लिए आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित एक राजनीतिक दल है जो एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी, तो प्रारंभ में जो विचार और जिन अनुष्ठान के लिए हमने कार्य शुरू करा था, जब केंद्र में हम सत्ता में आए तो उन अनुष्ठान को हमने पूर्ण करने का काम किया। चाहे धारा 370 की बात हो हटाने की, या फिर श्री राम जी का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात हो, सीएए की बात हो, तमाम ट्रिपल तलाक सहित तमाम वो बातें जो कहीं न कहीं हमने वैचारिक अनुष्ठान को प्रारंभ किया था, तब हमने भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। कांग्रेस सहित विपक्ष हमारा उस समय मजाक उड़ाते थे कि ये मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, ये 370 हटा के बता देंगे, कैसे हटाएंगे, 2 सीट इनकी लोकसभा में आती है। हम हंसी के पात्र बनाए जाते थे उस समय, पर जब जनता ने विश्वास किया, मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ बिठाया, तो हमने उस वैचारिक अनुष्ठान को नहीं छोड़ा और पूर्ण करके दिया। ये हमारे लिए जनता के बीच में जाकर विश्वास अर्जन के कारण बने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का रास्ता, उस अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो आज भी शासन की योजनाओं के माध्यम से बाट जो रहा है, उसको हमने गले लगाने का काम किया, उसको उठाने का काम किया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने का काम किया, और अंततः हमको विश्वास अर्जित हुआ और उस विश्वास का परिणाम चुनाव में आगे बढ़ा। रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ गए हैं धार से, कपिल तिवारी। कपिल, क्या स्थिति बताई जा रही है? सबसे पहले तो बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कितने वोट मिले हैं और कौन आगे कौन पीछे चल रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि सवेरे से ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों के समर्थक पहले से मौजूद हो चुके थे, और अभी जो मतगणना में मतलब 90 राउंड की जो काउंटिंग चालू है, काउंटिंग के 16,383 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं जी। और लगातार पहले राउंड लगातार लीड बनाए हुए हैं, तो अभी लगातार जारी है जी। किन किन क्षेत्रों से इनको लीड मिली हुई है? जिन क्षेत्रों में पूर्व में कांग्रेस को लीड मिलती थी, वही उन्हीं क्षेत्रों से इस बार भाजपा को लगातार मतदान बढ़त से मिला है और समर्थन जो है कि भाजपा को दिया गया है। जी, त्रिपाठी जी, आपका सवाल? जी, आप नजर बनाए रखिएगा कपिल, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। बहरहाल, जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे सिसोदिया जी कह रहे थे, जितेंद्र जी, कि अनुष्ठान जिस तरह से 2014 से जिस अनुष्ठान की शुरुआत की गई है, उसका प्रतिफल लगातार मिल रहा है। देखिए सिसोदिया जी, अगर अनुष्ठान की बात करते हो तो मुझे हजम नहीं होती है, क्योंकि मंदिर निर्माण की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन तारीख नहीं बताई थी।
हमने ये बात की थी कि मंदिर निर्माण होगा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होगा, न्यायालय का जो भी आदेश होगा सिरोधार्य होगा, और हमने वो माना। अब सिसोदिया जी कहां से कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की तारीख बता दी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बता दी? सिसोदिया जी दीनदयाल जी का जिक्र कर रहे थे। दीनदयाल जी का जो सिद्धांत था वो कश्मीर में धूल खा रहा था, 2 झंडे के नीचे सरकार बना रहे थे, अलगाववादी ताकतों के साथ मिलकर आप सरकार बनाते, बातें आप करते हैं कि हमने सैद्धांतिक रूप से ऐसा किया। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी किन सिद्धांतों को लेकर आगे आई थी, किस संकल्पों के साथ आगे बढ़ी थी? अटल जी ने कहा था ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। आज किस तरीके से आप सरकार बनाते, छुपा नहीं। मध्य प्रदेश में रहा परिणामों का सवाल तो देखते जाइए, अभी ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं। हमने जो कहा था वो करेंगे। आप देखिए 18 से आसपास सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये हमारा आकलन था और मुझे लग रहा है उसके आसपास जा रहे हैं। क्योंकि क्यों इमरती देवी पिछड़ती हुई जा रही है? अभी तो शुरुआती परिणाम है, रश्क देखेंगे आगे क्या होता है। हम इंतजार कर रहे हैं, सिसोदिया जी को भी इंतजार करना चाहिए, सब लोग परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आप थोड़ा सा आपने कहा कि हम 20 के करीब जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि करीब 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां आप 10,000 के लगभग मतों से पीछे हो गए। और आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम मतदाता होते हैं, उसमें वोटिंग कितने होते हैं, तो 10,000 के लीड कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात, आप नहीं बीजेपी जाती थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, 8-10 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है तो मैं भी स्वीकार करता हूं कि बढ़त ले रही है, लेकिन बाकी सीटें 20 सीटें बाकी है ना, उनमें देखिए किस तरीके एदल सिंह गंथाना के क्या हाल हो रहे हैं। आपने एदल सिंह ओपीएस के क्या हाल हो रहा है ये भी देखा आपने, क्या बढ़ते लेते जा रहे हैं। गिरिराज को छोड़ दें, गिरिराज 5,000 की, बाकी सारी आपकी लीड 500 की, कोई 300 की है। त्रिपाठी जी, मेरा भी यही कहना है कि एदल सिंह आगे होते हैं पीछे आ जाते हैं, ओपीएस आगे होते हैं पीछे आ जाते हैं, दंडोतिया के क्या हाल हो रहे हैं आपने वो भी देखा। कहीं ना कहीं 8 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे है तो पीछे भी आ सकती है। अभी तो 20 सीटें और गिनना बाकी है। आप ये देखिए इमरती देवी कहां 25 और 30-50 हजार की बात करती थी, आज 300 वोटों से आगे रह गई हैं, या अभी बढ़ा है तो 817 से आ गई। अभी आप इंतजार कीजिए। मैं कहता हूं कि इन परिणामों को फाइनल परिणाम नहीं माना जा सकता। त्रिपाठी जी, ठीक है, चर्चा का दौर लगातार जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा खास बातचीत करते हुए। बधाई कि जिस तरीके से लगभग आगे चल रही है, आप लोग की मेहनत जो है सामने निखर आ रही है। क्या मुद्दे रहे सर, किस मुद्दे के ऊपर आप गए और जनता ने किन मुद्दों पे भरोसा किया? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट था जिस दिन से हमारी सरकार बनी है। 1.5 साल में जनता का मोह भंग हुआ। कांग्रेस ने झूठ का पहाड़ खड़ा करके लोगों को बरगला करके जिस दिन से चुनाव में अपनी एक, यद्यपि उनको उस समय भी बहुमत नहीं मिला 2018 में, और भाजपा की सज्जनता थी कि हमसे 5 विधायक ज्यादा होने से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सहज कहा कि भाई आप सरकार बना लो। लेकिन वो सरकार न उनके बहुमत की थी न हमारे बहुमत की थी। लेकिन जिस ढंग से उनने अपनी सारी बातों को झुटलाया है, लगातार लोगों का मन टूटा है, और यही कारण था कांग्रेस अपने वजन से अपनी सरकार को गिराई है। जो हमारे साथ लोग आए भाजपा के नीति रीति में जुड़े हैं, उनके प्रति और उनकी वो जो उस समय की निष्ठा थी, एक सरकार से मंत्री का बाहर आना, विधायक से बाहर आना, ये बहुत बड़ी बात रहती। और जनता के बीच उनने अपनी बात स्पष्टता के साथ रखी। माननीय सिंधिया जी ने उनका साथ दिया, पूरी पार्टी ने, हमने साथ दिया, और रिजल्ट हमारे सामने है कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। और 4-6 दिन पहले कांग्रेस जैसे चुनाव 3 नवंबर के बाद माहौल बना रही थी, वो उनकी सारी भी कलई खुल गई कि वास्तव वो जो बोल रहे थे न जनता उनके साथ है, न नेता उनके साथ है, बल्कि कमलनाथ जी को अकेला घेर करके कांग्रेस ने एक तरह से अपने लीडर की हत्या कर दी। जी सर, जिस तरीके से लेकिन कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में आए, लगभग जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी रही है, अनुशासन की पार्टी रही है। क्या लगता है कि ये जो नए जो व्यक्ति आए हैं, अब हालांकि चूंकि चुनाव भी लड़ रहे हैं, बीजेपी में कितना आसानी से जो है घुल मिल सकेंगे? बहुत आसानी से घुल मिल गए हैं। मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एक क्या वो कई नाम है, ताजा नाम है। 2014 में भागीरथ प्रसाद जी कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए। कांग्रेस ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से डिसाइड किया। 2 दिन बाद भागीरथ प्रसाद जी भाजपा में आ गए। भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया। हमने सबने देखा भागीरथ प्रसाद जी न केवल हमारे बीच में सांसद बन के पूरे 5 साल काम किया, बल्कि आज भी पार्टी के वरिष्ठ पदों पर रह करके काम कर रहे हैं। तो भाजपा में जो एक बार आता है वो भाजपा का होकर जाता है। ये अलग बात है कि साल 6 महीने 2-4 महीने के लिए अगर कोई टेम्परेरी अपनी बात को मनवाने के लिए या छोटे मोटे कोई स्वार्थ से आता है,
तो भाजपा में उसकी कोई जगह नहीं रहती और अंत तो वो कांग्रेस में जाता है या किसी और पार्टी में जाता है। लेकिन भाजपा में आके भाजपा की नीति में जो ढल जाता है तो वो भाजपा उसको हमेशा अपनाती है। जीवन भर उसके माध्यम से पार्टी दोनों तरह से काम करती है। पार्टी उसको परिवार का हिस्सा भी मानती है और पार्टी के अंदर जुड़ करके व्यक्ति भी अपने आप को सुरक्षित और आत्मसम्मान के साथ सम्मानित महसूस करता है। सर क्या लगा सिंधिया जी घुल मिल रहे हैं पार्टी में रीति नीति के साथ? सिंधिया जी का तो पूरा खानदान बीजेपी से जुड़ा हुआ है। राजमाता जी माननीय उनकी दादी जी के समय से, माननीय माधवराव जी पहले बीजेपी में जनसंघ के समय के हमारे प्रत्याशी भी रहे थे। तो भाजपा का उनका अपना रिश्ता तो बहुत जगजाहिर है। मैं तो उनके अलावा भी जो लोग जुड़े हैं आए हैं उनका भी सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भाजपा के साथ रह करके वो दल की राजनीति की बजाय विचार की राजनीति में हमेशा हिस्सा बनेंगे। सर जिस तरह से देखने को मिला मतदान के दिन जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, हालांकि कोविड का दौर चल रहा है, माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई। साथ में कांग्रेस उस समय ये कह रही थी कि खरीद फरोख्त का जो मुद्दा था उसके वजह से जनता में आक्रोश था। क्या लगता है कि जनता ने ये पूरा जो सिरे से मुद्दा जो खरीद फरोख्त का था वो दरकिनार कर दिया है क्या? देखो ये मैंने आपको फिर कहा है कि जब झूठ की राजनीति से आप कोई कागज के नाव बहुत देर समय तक नहीं तैरती है। कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस के झूठा नेतृत्व, कांग्रेस की सरकार की जो फेल्यूरनेस थी उसके कारण से कांग्रेस की बत्तों की तरह उड़ गई कांग्रेस। और जो सारी बातें उनने जोर जोर से बोली थी, झूठ बोली थी, जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। बिकाओ टिकाओ ये वो, अब कितने प्रकार के मुद्दे थे। मैंने तो प्रश्न भी खड़ा किया था कि अगर लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह जी के भाई वापस कांग्रेस में गए तो क्या उनको कांग्रेस बता दे कितने पैसे में खरीदा था? उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था और आज भी वो स्थिति कायम है। ये जनता ने वाकई जो हमने कहा था उसको माना है। इस जनता के बीच बहुत स्पष्टता से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सहित हमारी पूरी भाजपा के नेतृत्व ने बात रखी थी और वो गले उतरी और वो रिजल्ट दिख रहे हैं। सर देखने को मिला चुनावी दौर में लगातार आप जनसभाएं कर रहे थे, एक काफी मैराथन सभाएं की, काफी जीत का जो कहीं ना कहीं सिलसिला जारी है उसमें कहीं ना कहीं श्रेय आपका बहुत बड़ा है। क्या लगता है कि ये पूरी तरीके तमाम बीजेपी जब एक साथ हुई, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मोहन यादव की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें, तमाम ये नेता थे एक मंच पे आए, लेकिन कांग्रेस में बिखराव दिख रहा था। क्या अभी भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाकई एक चेहरा नेतृत्व जो है सिर्फ एक को ही मान के चल रही थी, इस वजह से ये हार सामने दिख रहा है? आपने जो बात कही उसी में आपकी बात का उत्तर भी छिपा हुआ है। जब आपने नेता प्रतिपक्ष एक ही व्यक्ति को बनाते हो, जब मुख्यमंत्री उसी को बनाते हो, प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहते हैं। जब आपने कमलनाथ जी पे डाल दिया, आज भी दिग्विजय सिंह जी ने सवेरे जो बात कही है कि कमलनाथ जी की जीत होगी, मंगलवार कमलनाथ जी को फलता है। अब मेरे को ये बात दिग्विजय सिंह जी से पूछना है कि वो कमलनाथ जी को लड़ा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे? अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और कमलनाथ जी की बात करते हैं, इसका मतलब जब आप अंदर अपने शब्दों की जादूगरी से, चालाकी से बात करते हो, इसका मतलब ये कि आपके मन में दुर्भावना है और ये दुर्भावना रख करके कोई भी दल चलता नहीं। जब तक दिल साफ नहीं हो, विचारधारा साफ नहीं हो, लोगों की मन मस्तिष्क काम के साथ, पार्टी के साथ आत्मसात नहीं होते हैं, परिणाम कभी अनुकूल नहीं आ सकते। और हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर ये लगातार दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, वो उस हालात से उबर नहीं पा रही है। जब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए, प्रियंका जी चुनाव हार गई, उसके बाद कांग्रेस नहीं समझने को तैयार है, तो उपचुनाव में तो उनकी बुरी हालत होने ही वाली थी। सर एक आखिरी सवाल लूंगा कि जिस तरह उच्च विभाग आपके पास है, मध्य प्रदेश में क्या लगता है कि अब और क्या सुधार की जरूरत है शिक्षा को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अभी देखने को मिल रहा है कुछ सालों से जो युवा है वो पढ़ाई के लिए अदर्स दूसरे स्टेट की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में अब वो कौन सी कमी है जिसको दूर करने जा रही है आपकी सरकार और आपने जो है ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है? बहुत सही है आपने जो बात कही है। मैं आपके एक विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत सरकार जो नई शिक्षा नीति लागू की है, वास्तव में ये 1947 में लाना चाहिए था। कांग्रेस भी यहाँ अगर हम और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी अमन सक्सेना लाइव जुड़ गए हैं मुरैना से, जिनसे जान लेते हैं कि अब मुरैना का समीकरण आखिर क्या बोल रहा है। अमन जी बिल्कुल रश, मैं आपको बता दूं मुरैना में मंत्री है उनके हाल बेहाल हो गए हैं और यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त में नजर आ रही है। जैसे कि अगर बात कर ले सुमावली विधानसभा से, जहां से पीएचई मंत्री दल सिंह गलता। ठीक, लौटेंगे आपके पास हम। त्रिपाठी जी, यहाँ पे जिस तरह से, क्योंकि कुछ टेक्निकल जी, अमन बात पूरी कीजिए।
जी, वही दिमनी विधानसभा की अगर हम बात कर ले तो दिमनी विधानसभा में करीब 4000 वोट से कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया वो पीछे चल रहे हैं। तो वही मुरैना एक ऐसी सीट है जो बीएसपी आगे चल रही है, अभी कांग्रेस दूसरे नंबर पे, बीएसपी पहले नंबर पर चल रही है। वही जौरा एकमात्र सीट है जो बीजेपी की बढ़त में है, करीब बाकी 7000 से ज्यादा बढ़त चल रही है बीजेपी की। बाकी सारी सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। और देखा जाए तो बीएसपी जो मुरैना में अपने अच्छे खासे वोट बैंक के लिए जानती जाती है, त्रिकोणीय बहुमत बनाती है, तो वो खुद अब इस बार ऊपर आई है। मुरैना में देखने को मिल रहा है कि रामप्रकाश राजौरिया जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के राकेश मावई से करीब 3000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इंदर सिंह कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं? इंदर सिंह कंसारा वहां कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा से करीब 5000 से ज्यादा वोटों से 5400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 5400 वोटों से पीछे चल रहे हैं। त्रिपाठी जी और कोई सवाल? ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं कि सत्ता के संग्राम में जिस तरह से टेली भी स्वराज एक्सप्रेस लगातार आपको दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश की भी दिखा रहा है, बिहार चुनाव की भी दिखा रहा है, मरवाही की भी हम आपको बता ही रहे हैं कि वहां पे एकमात्र एक सीट पर ही उपचुनाव हुआ था। और लगातार किस तरह से क्या कुछ ये राजनीतिक समीकरण है, तमाम चीजें, रिजल्ट, अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का रुख करते हैं तो बीजेपी 20 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 7 और बसपा 1 पर। त्रिपाठी जी किस तरह से रुझान देख रहे हैं? ये 20 जो आगे है रस्क, मुझे लगता नहीं है कि 20 से कम हो पाएगी, क्योंकि जो बीजेपी की लीड जो हम देख रहे हैं अलग अलग, वो बहुत जगह करीब 10,000 से ऊपर पहुंच गई है चौथे पांचवें राउंड में ही। अभी राउंड 20 है, तो ऐसा कोई चमत्कार कांग्रेस के लिए नहीं होगा। जैसे अब हम लोग पहले सोच रहे थे कि कोई चमत्कार होगा तो कांग्रेस 25 सीटें जीत जाएगी, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि इनको कवर कर पाएगी कहीं से कांग्रेस। बल्कि मुझे लग रहा है कांग्रेस जहां लीड कर रही है, आगर की सीट हो, महगांव की सीट हो या दूसरी अन्य सीटें हो, वो बहुत कम मार्जिन से लीड कर रही है। 200, 500, 1000 इससे लीड कर रही है। इमरती देवी भी 2500 से लगभग आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पूरा रुझान जो हमें दिख रहा है कि यहाँ बिकाऊ टिकाऊ जो नारा दिया, दल बदल का मुद्दा नारा दिया, ये नहीं चला। यहाँ मुद्दा ये चला जिस पर बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक इस बात को प्रयास कर रहे थे कि दल बदल के मुद्दे के ऊपर विकास के मुद्दे को लाया जाए और विकास का मुद्दे पे जनता से वोट मांगा जाए। तो अगर विकास का मुद्दा चल गया तो दल बदल का मुद्दा हट जाएगा। तो विकास का मुद्दा चल गया, और विकास का मुद्दा इस स्थिति में चला कि आपको मैंने सरकार बना के दी, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप 15 महीने में गिर गए। जिसकी सरकार रहती है सामान्यतः वो तोड़फोड़ करता है, न कि विपक्ष तोड़फोड़ करता है। तो आपने कुछ मैनेज ही नहीं किया, आप 15 महीने सरकार में रहे। आपने खुद देखा कि जब आप लग रहा था कि अब आपकी सरकार गिरने वाली है, तब आप 2-3 जगह आयोग के अध्यक्ष बनाते हो, 2-3 चेयरमैन बनाते हो, खुद आप अकेले मुख्यमंत्री बन के रहे आते हो। और आपकी 4 सीटें खाली थी, जो ये इंदर सिंह, राजवर्धन सिंह दत्ती, गांव बिसाहू लाल, ये जो हट के गए थे, इनको क्यों मंत्री नहीं बना दिया? आपने शुरू में ही, चाहे तीनों ग्रुप हो, सबने अपने अपने लोगों को, प्रियव्रत सिंह हुए, कमलेश्वर पटेल हुए, जितने अपने अपने लोग हैं उनको आपने कहा, सुखदेव पांसे की, इनको मंत्री बना दो। वरिष्ठ लोग पीछे रह गए। तो आपका पहले दिन से ही मंत्रिमंडल का संतुलन नहीं था, जिसके कारण आप गिरे। और जनता ने भी इसको स्वीकार किया कि आप सरकार चलाने लायक नहीं थे, आपकी सरकार गिर गई, इसीलिए स्थिति आ रही। मुझे लगता है कि 4-5 सीट में सिमट के रह जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से तुलसीराम सिलावट 20,000 वोटों से ज्यादा मतलब आगे चल रहे हैं। अगर 2018 के मतलब उनके जिस तरह से उन्होंने जो वोट प्राप्त किए थे और जितना उनका मार्जिन रहा था जीतने का, उससे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब अप्रत्याशित तौर पे ही देखा जा रहा है त्रिपाठी जी। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। 20,000। प्रभु राम चौधरी, आपने देखा होगा, गौरीशंकर सेजवार, मुझे सेजवार को नोटिस दिया गया है पार्टी की तरफ से कि पार्टी विरोधी गतिविधियों का आपने काम किया है, आप इसका स्पष्टीकरण दें। वहां तीसरे राउंड में 7,000 से ज्यादा मतों से प्रभु राम आगे है। तो मतलब भाजपा के जो खांटी कार्यकर्ता है, जिनको कह सकते हैं कैडर बेस पार्टी में, उन लोगों ने काम किया है। बीजेपी संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को मना लिया है कि आप काम करिए। ये ठीक है कि आपका हक बनता था। 2023 में जरूरी नहीं है कि प्रभु राम को ही टिकट दिया जाए, जरूरी नहीं है कि राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को ही टिकट दिया जाए। ये इन बातों से उनको मना लिया गया है। और जैसे हाट पिपलिया आपने देखा, शुरू पीछे चल रहे थे, लेकिन दीपक जोशी
कि 3-4 बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया के सामने ये बयान आए थे कि विकल्प खुले हैं, तो वहां भी दीपक जोशी ने काम किया, क्योंकि अगर काम नहीं करते तो दूसरे राउंड से ही हाटपिपली में भी आगे बढ़ गए। तो जो कांग्रेस को इस बात का था कि भीतरघात होगा और भीतरघात होने के बाद जनता बिकाऊ के मुद्दे को महत्व देगी और हम 20-25 सीट जीत सकते हैं, वो पूरी तरह से खारिज कर दिया जनता ने। श्राइनी जी, जिस तरह से मतलब यहाँ पे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस बात का यकीन था कि भीतरघात होगा, तो क्या कांग्रेस उसी चीज पे ही डिपेंड कर गई कि भीतरघात होगा, उसका एडवांटेज मिलेगा और हम ये 28 की 28 सीटें निकाल लेंगे, ज्यादा हमें मतलब बहुत ज्यादा जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है? सही बात है, कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिख रही थी और जब भी कांग्रेस से बात होती थी तो कांग्रेस का यही मानना था कि बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर जनता जो है हमें वापस सरकार में लाएगी और ये मुद्दा ही लेकर उस जनता के सामने गई थी। आप देखिए, मेरे को एक और बात इसमें कहना, जब ये कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपने देखा कि सबको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था, सब यंग लोग जो हैं उनको अपने कैबिनेट पे बिठा दिया था, जो पहली बार चुन के आ रहे थे उनको भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया था। एक तो कहीं ना कहीं उसके वजह से भी कांग्रेस को ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जो सीनियर लोग हैं उनको अपने तवज्जो नहीं दिया, कुछ नेताओं के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट था उनको आगे रखा और उसके बाद जब आप चुनाव पे जाते हो तो सिर्फ बिकाऊ टिकाऊ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। त्रिपाठी जी ने भी कहा कि डेवलपमेंट लोगों के लिए ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जब आप ये कहते हो कि हम अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकते इसलिए हम छोड़ के गए, और जो सरकार में है वो सरकार को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप मंत्री पद में रहते हुए आप मंत्री पद छोड़ रहे हो और 1.5 साल में आप देखिए जो रुझान आ रहा है, तो जो कैंडिडेट जो ये सब कांग्रेस के सीट थे पहले, तो उस सीट में अब 10 कांग्रेस की थी, सारे मोस्टली सारे सीटों पे 10-10 हजार 12-15 हजार से अब बीजेपी आगे हो रही है, तो ये कांग्रेस को जरूर एक इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है कि कहाँ वो गलत हो रही है। जितेंद्र जी, अब मंथन होगा कि अभी भी मतलब जो गलतियां हुई हैं और करते जा रहे हैं उससे कुछ सीखा जाएगा या यही चीज इन्हीं तमाम चीजों की पुनरावृत्ति होती रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से बात करना चाहूंगा उसी को कि किस तरीके से परिणाम आ रहे हैं वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग निश्चित तौर पर लंबी लीड से हैं, लेकिन सब लोग लंबी लीड से हैं ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन 10 तो मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, मैं 10 भी मान सकता हूँ, लंबी लीड से। हाँ, 10 नहीं है, 8 लोग लंबी लीड से हैं, लेकिन 10 नहीं मान, 8 लोग हैं, फिर भी 22 सीटों के परिणाम, 20 सीटों के परिणाम अभी देखिए आप फंसे हुए हैं। क्यों आखिर ऐदल सिंह कंसारा पीछे हो जाते? मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये मामला चलता तो भिंड में क्या हो गया, क्यों मेगांव पीछे जा रहे हैं आप ओपीएस भदौरिया को? माफी के साथ रोकना चाहूंगी, हाटपिपलिया से संवाददाता इकबाल मंसूरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं कि अभी इस वक्त हाटपिपलिया से क्या कुछ नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इकबाल जी बिल्कुल रश्क, मैं आपको बता दूं हाटपिपलिया में जो हमने कहा था लगातार वही समीकरण सामने आ रहे हैं कि मनोज चौधरी लगातार 6ठे राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआत रुझानों में जब आए थे तो कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल ने 2 राउंड तक बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद लगातार 7 राउंड की समाप्ति हो चुकी है। लगभग 6000 वोटों से आगे बीजेपी के प्रत्याशी मनोज चौधरी जो कि सिंधिया समर्थक थे, इसी सीट से उन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था और लगभग 6000 से अधिक मतों से मनोज चौधरी अभी आगे चल रहे हैं। जी इकबाल, जिस तरह से कांग्रेसियों का भी कहना था और कुछ जानकारी मिल रही थी कि वहां पे भीतरघात हो सकता है जिसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि मनोज चौधरी इसका शिकार हो जाए, क्या इस तरह के कोई समीकरण वहां पे देखने को मिले? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि अगर भीतरघात की अगर आशंका है तो बीजेपी प्रत्याशी को नुकसान होगा, लेकिन अभी 7 राउंड की समाप्ति हुई लगभग और आगे जितने ही राउंड बढ़ते जाएंगे अगर बीजेपी की तरफ से अगर भीतरघात हुआ है तो निश्चित तौर पर मनोज चौधरी को नुकसान होगा। जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चर्चा का दौर लगातार जारी है, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। आगे दिवाली सब तरफ
के भाई बच के रही वो इही कमाई गेरू छुरी रंगोल लाना मास्क लगा के बाजार जाना ओसा लुगरा आम के पाना बिटिया मुदरी टिकुली लाना कर धन पैरी कांसा के थारी गोबर माटी के दिया के पारी ठेठरी खुर में लाई बताता कोरोना काम के आशा मेल जोल में ध्यान जरूरी 2 गज के रखना है दूरी हाथ धोना बारंबार जिनकी लाजब कर सन प्यार हर हाथ लाबूता राह न खाली करी मन के मन दिवाली लक्ष्मी पूजा रौत नाचा नामो दफड़ा होई बाजा मुखिया जी के यही विचार अच्छा के साथ मने तिहार जम्मो भाई बहनी लेकर सियान मल्ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बनाए हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए की जरूरत है। कोरोना सबका पेरूप बीमारी आए पहला तो सबो जानता जुर मिल के तिहार मनाहू गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहू आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स हम करते हैं विश्वास। घुटना कंधा या कमर चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself. बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। सत्ता के संग्राम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से खास बातचीत की सहयोगी अतुल शर्मा ने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, हम सीधे बात करते हैं सर। शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है, क्या ये ऐसी स्थिति की उम्मीद थी कि शुरुआती दौर में ही आप आगे निकलते दिखेंगे? उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, 15 साल में जो काम किया था, और कांग्रेस के कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चली सरकार ने 15 महीने में मध्य प्रदेश को जो गर्त में लेके गए, तो उसका परिणाम है। जनता जानती है कि मध्य प्रदेश किनके हाथों में सुरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील नेतृत्व है, उन विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो कार्यकर्ता है उसने बहुत अथक मेहनत की है जमीन पर। इतने कठिन चुनाव को सरल बनाने का काम अगर कोई कर सकता है, कार्यकर्ता कर सकता है। और कार्यकर्ता ने जिस प्रकार से आज बूथ के कार्यकर्ता को, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की उसका परिणाम आज दिख रहा है। सर, उपचुनाव के दौरान प्रचार पे आप भी गए, काफी मैराथन सभाएं करी आपने, कई मुद्दे निकल के आए। हालांकि उसके अंदर खरीद फरोख्त का भी मुद्दा था, उसमें आइटम शब्द का भी मुद्दा बना। आपको क्या लग रहा है कि जनता ने किस मुद्दे को स्वीकारा है, और जब मतदान करने निकले और शुरुआती दौर में जब जनता ने तो केवल विकास की बात, जनता ने उस नेतृत्व की बात की कि मध्य प्रदेश को कमलनाथ जैसा या दिग्विजय सिंह जैसा नेतृत्व चाहिए, शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनता ने सील लगाई है। यानी आप मानते हैं विकास का मुद्दा जो था वो नहीं, विकास का मुद्दा और नेतृत्व का मुद्दा और कार्यकर्ता की मेहनत, यही इस चुनाव के आधार है। और कोई तो काफी जो है स्वस्थ नजर आ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा साहब का कहना है कि आने वाले जो समय है, यानी कुछ घंटे बाद भी जो रुझान जा रहा है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा और मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार ही स्थापित। कैमरा सुरेश कटिया के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। चुनाव था और भाजपा का जो खाटी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सब कुछ जी जान से जुटा हुआ था। लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस
से गायब थी। इस सवाल का मैं जवाब दूंगी। मोहन बघेल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या अभी वहां से ताजा तस्वीरें वो हमें दिखा पा रहे हैं। मोहन जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना के जो बमोरी का जो उप निर्वाचन है उसके अंतर्गत अभी जो आने वाली विधानसभा है उसमें बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया को जो महेंद्र सिंह सिसोदिया है वो 17,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस से। और यहाँ पर सबसे अहम जो बात है ये जो क्योंकि ये बमोरी की विधानसभा ये ट्राइबल कहलाती है, यहाँ 80 से 90,000 जो वोटर्स है वो कांग्रेस के वोट से जहाँ बीजेपी केंद्र लगाने में कामयाब हो पाई है। यहाँ पर जो महेंद्र सिंह सिसोदिया है वो क्योंकि पहले कांग्रेस से थे तो उनका सीधा सा जुड़ाव रहा है ट्राइबल के जो हरिजन आदिवासी हैं, और क्योंकि जो किरार बाहुल्य है उनमें कहीं ना कहीं जो भाजपा के जो शिवराज सिंह चौहान है उनको देखा है। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर भाजपा ने बढ़त बनाई है और एक ऐतिहासिक जीत की ओर कदम है। जी कितने जिस तरह से अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी लगातार यहाँ पे आगे चल रही है और जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको कितने वोट मिले हैं और किन किन क्षेत्र से, किन किन एरियाज से अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बढ़त आगे रखी अपनी? हालांकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं केएल अग्रवाल, उन्होंने भी हालांकि लगातार वोट लिया है, लेकिन जिस मार्जिन से उनको मिलना चाहिए था, जैसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं तब भी उनको 30,000 के लगभग वोट मिले थे। और इसके बाद लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस है इतना कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। जहाँ मान के चल रही थी कॉन्फिडेंशियल की हमको जो मत है रुझान है उसमें जो बात आ रही थी इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन जो 3 दिन का जो माहौल था इसके बाद इलेक्शन उलट हो गया। वहाँ पर जो कांग्रेस को बढ़त मिलनी चाहिए थी उन सीटों से बिल्कुल वहाँ पर मोहन इन 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि हवा का रुख एकदम से पलट गया? बिल्कुल, यहाँ जो 3 दिन की जो रैलियां रही हैं, लास्ट दौर की जो रैली रही है शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने जो आदिवासी बाहुल्य कहलाता है वहाँ पर रैली की, आखिरी दिन वहाँ पर सभा थी। और इसके बाद क्योंकि लगातार शिवराज की यहाँ पर 4 सभाएं हुई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सभाएं की हैं, तो बिल्कुल ये जो क्षेत्र कहलाता है ये सिंधिया का कहलाता है। तो यहाँ पर लगातार सिंधिया और जो सिसोदिया जी का रहा है यहाँ पर मूवमेंट, क्योंकि कांग्रेस से रहे हैं तभी भी जनता के बीच में रहे हैं और बीजेपी से रहे हैं, तो कुल मिला के जनता का जो लगाव रहा है और पब्लिक ने भी मान लिया है कि कहीं ना कहीं अब सरकार जो है भाजपा की बनने वाली है। तो चूंकि 2.5 साल की विकास अगर होगा तो भाजपा से ही होगा, तो जनता ने मूड बनाया और बीजेपी को वोट दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। जितेंद्र जी, आपसे मैंने सवाल किया था, उसी में एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ कि टिकाऊ और बिकाऊ का तो मुद्दा उतना हावी नहीं रहा, लेकिन स्टेबिलिटी का मुद्दा बहुत हावी था। देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी का सबने देखा है। रहा सवाल परिणामों का, जिसके लिए आज हम और आप बैठे हैं। अभी इन रुझानों को लेकर के ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा रही है। आप ये देखिए कि 20 सीटों पर आगे थी, अभी 19 पे दिखा रही है। ऐदल सिंह कंसाना की सीट पे बात करें, ओपीएस भदौरिया की बात करें, दंडोतिया जो इनके मंत्री थे उनकी बात करें, वो किस स्थिति में है। ये सब रुझानों में आगे थे लेकिन फिर पिछड़ गए। इमरती देवी भी 300 पे आ गई थी, अभी फिर 2000 पे आई है। तो अभी तो ये चलता रहेगा, इसलिए कोई एक परिणाम की बात करने पे अपन आखिरी परिणाम नहीं है। आप ये इंतजार कीजिए। मेरा बार बार कहना है, मुरैना में तो ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है। तो आपको मुरैना दिख रही है जहाँ पे बीजेपी तीसरे नंबर पे है, जहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे, वहाँ आप चर्चा ही नहीं। तो आप मुझे बता दीजिए कांग्रेस तीसरे नंबर पे कहाँ है? मुरैना में तो बसपा और कांग्रेस में लड़ाई, आप ही बता रहे हैं। आप ही बताइए कहाँ पे दूसरे दल और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। हम कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं हम आगे हैं। निश्चित तौर पर कुछ सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त ले ली है, लेकिन सारी सीटें अभी बाकी हैं। अभी 7 या 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लंबी बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन अभी तो 6ठे राउंड का रिजल्ट आया है, 20 राउंड होना बाकी है। रश्क जी, इंतजार तो कीजिए, परिणामों में बहुत बड़ा चेंज आएगा। रमेश जी, जिस तरह से यहाँ पे इतने मुतमईन होके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, क्या आपको लग रहा है, आप क्या इस बात से, उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल ही परिणाम बदल जाएंगे आते आते? देखिए, कांग्रेस मतलब राजनीतिक दलों को दावे करना ही चाहिए और पिछले सारे चुनाव में
जैसे 18 में भाजपा पिछड़ गई थी, 2014 में कांग्रेस पिछड़ गई थी, उसके बावजूद भी रिजल्ट के अंतिम सांस तक दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पूर्ण बहुमत का दावा किया था। मतदान से पहले दोनों ही पार्टियां 28-28 सीट का दावा कर रही थी। ये राजनीतिक दलों का अपना दावा है। मुझे आप ये बताइए, 73 साल के इस लोकतंत्र में कभी किसी एक राजनीतिक दल ने सारी की सारी सीटें जीती हैं क्या? उसके बावजूद दोनों पार्टियां 28-28 का दावा कर रही थी। तो राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि अभी रिजल्ट बदलेगा, उसी तरीके से भाजपा भी अभी कह रही है कि नहीं, अभी हम और बढ़ेंगे और हम 25-27 तक जाएंगे। तो ये तो उनके दावे हैं। लेकिन जिस तरीके से करीब 5 घंटे मतगणना के होने आ गए हैं, ये बात सही है कि अभी 6-7 राउंड ही हुए हैं। एक आध जगह ही 8 राउंड हुए हैं, बाकी 6 राउंड औसतन हुए हैं। एक आध जगह 4 राउंड हुए हैं अभी। तो बाकी सब जगह औसत 6 राउंड का आ रहा है, अभी बाकी है। लेकिन मुझे अभी इस जो लीड मिल रही है, इसमें 2-1 सीट से ज्यादा का अंतर अब मुझे नहीं दिखता। जैसे भाजपा अगर 18-19 पर है, तो वो 16-17 पर अगर गिरेगी तो 16-17 पर, और बढ़ी तो एक आध बढ़ करके 20 पर आ सकती है। कांग्रेस अगर बढ़ी तो 10 पर 11 पर आ सकती है, और गिरने पर वो एक आध ही गिरेगी। गिरने की संभावना अब कांग्रेस की मुझे नहीं दिख रही। अगर वो बढ़ी तो वो 2-3 सीट बढ़ सकती है, 10 या 11 पे आ सकती है। बाकी अब इसमें बहुत ज्यादा उलटफेर, खासतौर से सत्ता का उलटफेर अब इन चुनाव परिणामों में नहीं दिखता। और उसका एक कारण भी है कि अपने ही चैनल पर मैंने कई बार कहा कि भाजपा कंफर्टेबल स्थिति में थी। उसको अगर 5-6 सीट भी आ जाती तब भी वो अपनी सरकार बनाती, क्योंकि 2 निर्दलीय उनके संपर्क में थे और बसपा से भी उनका संपर्क चल रहा था। तो वो अगर 4-5 सीट भी भाजपा आती तो भी वो अपनी सरकार बना कर रख सकती थी। कांग्रेस को सरकार में आने के लिए कम से कम 24-25 सीटों की जरूरत थी। तो इनका कंफर्टेबल भाजपा है। अब अगर मान लीजिए चुनाव इन परिणामों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते भी हैं, तब भी अब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी संभावना नहीं बची है। नहीं, क्योंकि कमलनाथ कह भी चुके हैं ना कि वो खरीद फरोख्त की मतलब राजनीति है वो करेंगे भी नहीं। मतलब क्या उनके इस स्टेटमेंट से ये मान लिया जाए रमेश जी कि वो पहले से ही अपनी हार मान चुके हैं? क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन मार्च में हो रहा था तब भी वो चाहते तो बीइंग अ हेड, एक मुखिया होने के नाते वो भी बेंगलुरु जा सकते थे। अगर अपने घर का सदस्य का कोई बड़ा जाएगा, अपने बच्चों को, रूठे बच्चों को बुलाएगा, मनाएगा, तो क्या मानेंगे नहीं? तो क्या पहले ही मतलब ये पता था कि अब तो हारने तो वाले हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है? रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है। सिंधिया जी का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था, और जिसके कारण इन चुनाव परिणामों में सिंधिया फैक्टर का फर्क पड़ा। मैं प्रसंग से हट करके, आपके सवाल से हट करके एक बात कहना चाहता हूँ। एक समय था जब पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का सारी सीटें जीता करते थे। हिंदू महासभा ने थोड़ी सी वहां पर अपना प्रभाव तो बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव पूरे क्षेत्र में था। जैसे ही राजमाता जी भाजपा में आई, जनसंघ में आई, कांग्रेस वहां से साफ हुई। सिंधियाओं का उस क्षेत्र में एक प्रभाव रहा है। यदि हम अपवाद छोड़ दें कि राजमाता जी ने इंदिरा जी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा, वो एक अपवाद छोड़ दें, और दूसरा अपवाद ज्योतिरादित्य का आया। माधवराव जी को देख लीजिए, जैसे राजमाता जी हिंदू सभा के टिकट से खड़ी तो जीती, कांग्रेस के टिकट से खड़ी तो जीती, जनसंघ के टिकट से खड़ी तो जीती। माधवराव जी ने 1971 का लोकसभा चुनाव जनसंघ से लड़ा, वो जीते। फिर निर्दलीय लड़े, फिर जीते। फिर कांग्रेस से लड़े, फिर जीते। फिर उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, उससे लड़े, फिर जीते। इसका मतलब उस क्षेत्र में सिंधियाओं का प्रभाव है। जो 528 रियासतों का विलय हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा गया, उसका एक कारण है कि विकास की तरफ, खेती की तरफ सिंधियाओं ने बहुत पहले से ध्यान दिया। मैं प्रसंग से हट करके 2 उदाहरण देना चाहूंगा, बात लंबी हो जाएगी। जैसे ही अंग्रेजों ने 1884 में ये ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं, दिल्ली से मद्रास वाला जीटी रोड जो कहते हैं, उसके लिए उन्होंने राजाओं को चिट्ठी लिखी। अकेले सिंधिया थे जिन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि ये जमीन हमको देना है या इसके बदले में हम मुआवजा देंगे। उससे अंग्रेज हालांकि उनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी गुना नक्सी लाइन, जो सिंधिया स्टेट की अपनी लाइन थी, तो इसका मतलब पूरे देश की सारी रियासतों में किसी एक रियासत ने अगर अपनी रेल लाइन डाली तो वो सिंधियाओं ने डाली थी। आजादी से पहले उनका इंजीनियरिंग कॉलेज था, विदिशा का इंजीनियरिंग कॉलेज सिंधियाओं ने शुरू किया था, उसका ट्रस्ट आज भी चलता है। तो कहने का मतलब विकास की तरफ उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद मध्य भारत जब बन गई थी उस तक भी उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए जनता का उनके प्रति है, और माधवराव का इसमें बहुत फर्क आया। भाजपा में जरूर सेबोटेज हुआ होगा। अब उसमें सिसोदिया जी मेरी बात पे कितने सहमत होंगे नहीं होंगे ये जाने,
लेकिन फिर भी जो खबरें हैं 15-17 सीटों पर भाजपा के लोगों ने उसमें सुसाइड किया, सॉरी सैबोटेज किया। लेकिन वो जो सैबोटेज हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति सिंधिया के आने से, और जो कांग्रेस से विधायक आए वो अपने साथ कुछ वोट का प्रतिशत लेकर आए, वो क्षतिपूर्ति उससे पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जौरा सीट कांग्रेस की मानसिकता वाली सीट थी। जौरा सीट पर दिवंगत विधायक का चिरंजीव लड़ रहा था, तो सहानुभूति वोट होने के बावजूद भी, कांग्रेस की परंपरागत सीट होने के बावजूद भी अगर वहां कांग्रेस पिछड़ रही है तो उसमें सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है। ठीक, सिंधिया फैक्टर काम कर रहा है, उसी सिंधिया फैक्टर को भुना लिया है पूरी तरह से बीजेपी ने। इस सवाल का जवाब मैं सिसोदिया जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ। हरदीप डंग को हर राउंड में बढ़त मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना ही शुरू कर दिया है। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी कर कार्यकर्ता झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। बलवंत भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है, क्योंकि जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है डंग के समर्थकों के द्वारा? जी देखिए, 18 राउंड की गिनती हो चुकी है और 10 राउंड की गिनती और होना बाकी है। 18 राउंड की अगर आंकड़ों की बात करें तो 21,000 वोटों से हरदीप सिंह डंग आगे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों से जगह जगह जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। कई जगह कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे मतगणना स्थल की बात करें तो यहाँ के 200 मीटर की दूरी पर दोनों और कार्यकर्ताओं की भीड़ एकत्रित होने लग गई है और ढोल और बैंड बाजियों के साथ कार्यकर्ता नाच रहे हैं और जो नारेबाजी जमकर कर रहे हैं। अगर क्षेत्र की सुवासरा विधानसभा की भी बात करें तो बीजेपी कार्यालय सहित अन्य जो जगह हैं अलग अलग क्षेत्रों में जश्न की तैयारी। कांग्रेस कार्यालय का क्या हालचाल? फिलहाल कांग्रेस कार्यालय पे शांति बिल्कुल पूरी तरह से शांति है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी देखने को मिल रही है। मतगणना स्थल पर महज प्रत्याशी बचे हैं, अन्य कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो गए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रिएक्शन आपसे ही ले लेती हूँ जितेंद्र जी। 21,000 की लीड, क्योंकि 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 250-300 वोट से ही डंग जीते थे। अब सीधे सीधे 21,000 की लीड, मतलब वहां पे कांग्रेस है ही नहीं, इसका मतलब ये है। और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे लीड बना के बीजेपी कैंडिडेट दिख रहे हैं और लगभग जीत के आसपास ही है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल। मेरा ये कहना है कि अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग विवेचना की जाएगी। अब आप ये देखिए, इमरती देवी 25,000 वोटों से जीतती है, कहाँ 300 पर आकर खड़ी है। तो मेरा वही कहना है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से अगर आप विवेचना करेंगे तो अलग अलग फैक्टर वहां काम कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी ने सिंधिया जी की बात की। निश्चित तौर पर रमेश शर्मा जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन सिसोदिया जी इस बात से कितना संबंध रखते हैं, कितने सहमत होते हैं, मैं उनका जवाब सुनना चाह रहा था। लेकिन आपने मुझसे पूछा, मैं ये कहता हूं कि देखिए, राजमाता के समय जो स्थितियां रही हों, माधवराव जी के समय जो स्थितियां रही हों, अगर वही स्थितियां ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय है तो मैं उसको असहमत हूं उस बात से। क्योंकि आप ही लोग तो कहते थे कि सिंधिया भूमाफिया है। प्रभात झा 1000 पन्नों की फाइल लेके बैठते थे, कहते थे मेरे पास सबूत है। आज जब सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तब आप ये कहते हो मेरे मुंह में उंगली भी डाल दो तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो सिद्धांतों का तो चुनाव रह नहीं गया। जिस तरीके से आपने सरकार बनाई वो कौन से सिद्धांतों पर खरी उठती है, कौन से सिद्धांतों को लागू किया आपने, तो देखिए ये सारी चीजें। हाँ, परिणाम तो परिणामों पर विचार किया जाएगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर अगर बात करेंगे तो अलग अलग फैक्टर काम आएंगे। लेकिन सिंधिया का अगर सवाल है तो मैं इससे असहमत हूं, क्योंकि मुरैना हम कितने सालों से हार रहे हैं। भिंड आपने देखा कब से हम हार रहे हैं, ग्वालियर में नगर पालिका तक नहीं जीते। तो अगर ये फैक्टर होता तो निश्चित तौर पर हमको इन 50 सालों में कहीं ना कहीं तो जीत दिखती। ठीक, सिसोदिया जी। सिंधिया जी का सम्मान ही अगर ये कर लेते तो शायद आज सरकार में बनी होती कांग्रेस। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अब भी इस पड़ाव पे भी आकर अपने वैचारिक अनुष्ठान की बात नहीं कर रही, अभी भी दुष्प्रचार में लगी और उस दुष्प्रचार के अंदर विचार खो गया है इनका। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक पंचनिष्ठा है, लोकतंत्र में आस्था, और मध्य प्रदेश का जो सीन बना था उस सीन के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत देने का काम किया था 2018 में। हमसे मात्र 5 सीट ऊपर थे, बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं था
पर जोड़ तोड़ करके उस समय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। हम चाहते तो उस समय भी जोड़ तोड़ कर सकते थे, क्योंकि अगर जोड़ तोड़ प्रेमी होते तो हमने वो नहीं किया। हमने स्पष्ट रूप से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उस समय इस्तीफा दिया और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। और इनके घर की लड़ाई, इनके घर के अंदर के झगड़े और इनका घर टूट गया, ये गिर पड़े, इनके पाप के वजन से इनकी सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश मध्यावधि चुनाव के कगार पर खड़ा हो गया। तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि विधानसभा में सर्वाधिक विधायकों की संख्या वाला दल था, उसके लोकतंत्रात्मक रक्षा के लिए उसे सरकार बनाना जरूरी था और हमने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देवदुर्लभ कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं के सामने अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि हम सदैव वैचारिक रूप से ये बात कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार जो है वो व्यक्ति नहीं होता है, कमल का फूल होता है। हमारा चुनाव चिन्ह होता है। और इस उपचुनाव के अंदर जब 28 में से लगभग 25-26 लोग, 27 लोग जो है कांग्रेस से आए हुए हमारी विचारधारा को आत्मसात किए हुए उम्मीदवार जब चुनाव लड़ रहे थे, तो वह जो हम कहते थे उसको करके दिखाने का दायित्व कार्यकर्ता की तरफ आया था। और जब कार्यकर्ता की तरफ ये अग्नि परीक्षा आई तो कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर पेज प्रभारी के रूप में एक एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं से संपर्क करके और पेटी ईवीएम तक ले जाने का काम किया हमने। और उसका नतीजा है कि हम कहीं न कहीं बढ़त लिए हुए चुनाव। यह जो जाता है इसका श्रेय ये सीधे सीधे कार्यकर्ताओं को जाता है, परंतु इन कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम, इस संगठन तंत्र को चलाने का काम हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री सुहास भगत जी, इनकी तरफ भी जाता है। और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने कि जाकर हर विधानसभा में 3-3 से 5-5 सभाएं और रोड शो करने का काम किया, वो विश्वास अर्जित कर सके, उनको भरोसा जनता कर सकी, इसलिए कर सकी कि उन्होंने जो एक विजन दिया मध्य प्रदेश में, एक विकास की बात कही, हमने हमारे विचार को आगे बढ़ाकर विश्वास में बदलने का काम किया जनता में। उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि परिणाम हमारे अनुकूलता में जाने का काम हो रहा है। यही इसके उलट कांग्रेस पूरे चुनाव कैंपेनिंग में असभ्य भाषा का प्रयोग करती रही। सिंधिया जी, आए हुए हमारे प्रत्याशी, उन सब के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती रही कि लोग चिढ़ने लगे थे। आखिरी में लोगों की सहन शक्ति से बाहर हो गया था कि भैया क्या बार बार एक ही बात करो, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या विचार है, तुम 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, तुम किस विचार को लेकर काम करो, उस विचार के तहत हमारा क्या भला करोगे, अगर तुम सरकार में रहोगे तो हमको क्या स्थायित्व दोगे, ये बताने में नाकाम रहे। और वो नाकामी आज परिणाम के रूप में कांग्रेस के सामने आ रही। अच्छा होता कि कांग्रेस का नेतृत्व वो क्या करेंगे वो बताता, बजाय गए हुए लोगों के लिए छाती माथा पीटने के बजाय अच्छा होता कि उनकी सरकार बनेगी अगर तो वो क्या करके बताएंगे मध्य प्रदेश को, उसकी बात करते। वो नहीं कर पाए। 15 महीने में उन्होंने जो किया वो भी नहीं बता पाए वो, क्योंकि कुछ किया ही नहीं था। वचन भंग के सिवाय कुछ नहीं किया था, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। लोगों को समझ में आ गया कि भैया सरकार चलाने का काम कमलनाथ जी के बूते का नहीं है, न कांग्रेस के बूते का है। जो चला सकते हैं, जिनकी सरकार है, जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी प्रदेश में सरकार है, उनके ही साथ जाना चाहिए ताकि स्थायित्व मिले। और स्थायित्व के विकास के और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मुद्दे पर हम चुनाव में वही स्थायित्व शायद छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। मरवाही उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस भारी मतों से आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी बढ़त और बढ़ेगी, यहाँ कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किए गए तमाम विकास कार्यों को अपनी जीत का आधार बताते हुए सबका धन्यवाद भी दिया है। स्वराज एक्सप्रेस ने कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव से खास बातचीत की। वही उपचुनाव में 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद आज मतगणना हो रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे सामना करेंगे तो यहाँ राजनीति बहुत सारी है, कैसे सरकारी नौकरी में रहा हूँ, लेकिन क्या है अपने जो राजनीतिक जो कार्यक्रम होते रहे हैं उसके साथ रहे और आगे अपने पार्टी के शीर्ष नेता है, संगठन के कार्यकर्ता अधिकारी जो भी मार्गदर्शन लेंगे। अभी चुनाव जो परिणाम आ रहे हैं उसके बाद क्या देखिए, मैं तो अभी महाराज जी को प्रणाम जीत
आगे भी जीत ही रहे। बधाई हो भैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। जो आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो जिला बनाकर सौंपा कि आम जनता को और उनकी कार्यशैली तो आम जनता उसको पसंद की है। उनके कार्यक्रम कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर केकेरू अब जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं। विप्लव गुप्ता, स्वराज टीवी। विप्लव गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विप्लव, अभी क्या स्थिति है? यहाँ पे 9 राउंड की जो गिनती है, काउंटिंग है, वो पूरी हो चुकी है और मरवाही चुनाव में कांग्रेस जो है वो लगभग बीजेपी का पूरा तरीके से सफाया कर दिया है। यहाँ पे लगभग 19,987 वोटों की लीड जो है कांग्रेस प्रत्याशी के थ्रू बना चुके हैं। अब जो है 11 राउंड की काउंटिंग बची हुई है और इसमें आगे और जो है रास्ता साफ होगा। लेकिन ये जो के थ्रू को जो आंकड़े मिल रहे हैं, जो बोर्ड मिल रहा है, उससे स्पष्ट रूप से इनकी जीत जो है लगभग तय नजर आ रही है। ठीक है विप्लव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 19,000 से ज्यादा मतों से यहाँ पर मरवाही से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं के ध्रुव जी, वो आगे चल रहे हैं। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से स्टेबिलिटी को लेकर लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि भाई स्थायित्व चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में स्थायित्व चाहिए तो बीजेपी प्रत्याशियों को भारी बहुमतों से जिताने की कोशिश का दावा जिस तरह से किया जा रहा था कि बीजेपी ही जीतेगी, सरकार बनेगी और स्थायित्व दिया जाएगा, ठीक वो ही कंडीशन हमने छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी देखी कि वहां भी विकास चाहिए, स्थायित्व चाहिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।